वेलकम टू शुक्ला पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, हमने कल के वीडियो में आपको बता दिया था हिंदी और साहित्य इन दोनों का मतलब हमने आपको समझाया था, और उसमें हमने अभी आपको बता दिया था कि हिंदी का क्या मतलब होता है, साहित्य का क्या मतलब होता है। एक बार रिकॉल करते हैं जल्दी से, ज़रा से फटाफट से। हिंदी जो होता है एक प्रकार से संस्कृत, पहले हिंदी की विकास यात्रा को हमने देखा। जो हिंदी है शब्द या जो भाषा हिंदी बनी है वो कैसे बनी। सबसे पहले हमने बताया था संस्कृत भाषा आई, यानी भाषा से मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। उसके बाद में पाली आई, पाली के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद अभ्रंश, अभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद हिंदी आई। इसको हमने समझ लिया था। और हमने साहित्य के बारे में बताया था कि साहित्य में ये सारे के सारे पक्ष होते हैं। साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, और समाज में विभिन्न पक्ष होते हैं। इन्हीं पक्षों के माध्यम से हम साहित्य में कोई साहित्यकार जो होता है अपनी लेखनी प्रदान करके और किसी साहित्यिक रचना को रचता है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रकार से यह साहित्य अधूरा सब्जेक्ट होता है, मतलब शब्द होता है जिस शब्द का पूर्ति कोई भाषा या फिर कोई बोली करती है। इतनी बात हमने आपको बता दी थी कल के वीडियो में, विस्तार से हमने समझा था। और आज की वीडियो में हम ओवरऑल जो है इससे आगे समझेंगे, और भक्ति काल के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आदिकाल की कुछ विशेषताओं को, अर्थात आदिकाल और भक्ति काल की बातों को हम समझेंगे। ज़्यादा फोकस मेरा होगा मेरे प्यारे दोस्तों भक्ति काल पर, क्योंकि भक्ति काल से आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे गए बीए फर्स्ट ईयर के। तो कहीं ना कहीं पे चैप्टर 1 के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। बड़े ही ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को देखिएगा, एक भी मुद्दा आपको छूटना नहीं चाहिए। वीडियो में अगर कोई भी मुद्दा नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सारा का सारा मुद्दा समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ही आसानी से और बड़े ही जो है शालीनता से हमको सुनना है और हमारी बातों को ग्रहण करना है, और ग्रहण करने के बाद में अपने माइंड में उसको बैठाना है, और बैठाने के बाद में अपने माइंड को जो है यह निर्देश देना है कि वह आपके हाथों को क्या करे, निर्देश करे, उसकी दिशा निर्दिष्ट करे, और वह कॉपी में अर्थात एग्ज़ाम में बैठें और अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए अच्छी से अच्छी लेखन कला की प्रयोग करके अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज यह कबहू न व्यापा, इन सभी, और जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह लें करवाए, या फिर धय दो डोला समर खेत मा जे जीते ते ले उठाए, यक्का मारे दुई गिर जावे तीसरा खौफ खाए मर जाए, दांत उखारे भवरा नरके ते दिल्ली में करे दुआरे चार। या इसी प्रकार से बहुत सारी वीरता पूर्वक रचनाएं वीरगाथा काल में रटी की लिखी जा रही थी। इन सभी के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या फैक्टर थे, क्यों ऐसी रचनाएं हो रही थीं, इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। जनरली बीए फर्स्ट ईयर में जो है यही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न पंक्तियाँ किस जो है काल की हैं, किस कवि की हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी जो है आपका जो है लेखन मतलब कि बीए फर्स्ट ईयर में लिखित पेपर होता है, मतलब लेखन शैली का प्रयोग करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भी मेरे प्यारे दोस्तों अधिकतर यूनिवर्सिटी में, अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो है बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आते हैं। किसके? बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आते हैं। और तो दोनों पर मेरा फोकस होगा कि जो है अर्थात चाहे लिखने यानी रिटन पेपर हो, और चाहे आपका बहुविकल्पीय अर्थात ऑब्जेक्टिव हो, दोनों पे मेरा फोकस बराबर होगा। आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। लगभग 1 घंटे के साथ 1 घंटे की क्लास होगी आपकी आज की, और इसमें मुझको आपको सुनना है, एक एक बातों को समझाने का प्रयास करूँगा। सारे डाउट्स जो होंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड वो आपके इसी वीडियो में पूरे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। चलिए शुरू करें, बताइए शुरू किया जाए। अगर शुरू करना हो तो फटाफट से एक बार बता दीजिए, हाँ सर शुरू किया जाए वीडियो। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग वीडियो कैसी लग रही है, सारे मुद्दे को आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हम हिंदी साहित्य की, किसकी? हिंदी साहित्य। साहित्य, हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर, इसी को बीए प्रथम वर्ष कहते हैं, बीए पार्ट 1 बोल सकते हो आप। अब इसमें पेपर 1 मध्यकालीन हिंदी काव्य, मध्यकालीन हिंदी काव्य के बारे में बात करेंगे, जिसको हम और एक नाम से बोल सकते हैं, जिसका नाम है क्या? भक्ति काल
प्लस भक्ति काल और रीति काल को जो हम मिला लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो बनता है आपका मध्यकालीन हिंदी काव्य। और इसी में अगर हम प्लस करना चाहें आदिकालीन काव्य तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपका आदिकाल भी सम्मिलित है, अर्थात आदिकालीन जो काव्य रचे जा रहे थे, वीरतापूर्वक जो रचनाएं रची रही थी वह भी कहीं ना कहीं पे इसी में समाहित करने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत मुद्दा इसका बताएंगे, ज़्यादा फोकस मेरा इस पर नहीं होगा। यहाँ से एग्ज़ाम में अधिक मात्रा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ का क्या होता है, जो स्वर्णकाल होता है आपका, स्वर्णकाल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भक्ति काल को हम स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में सबसे पहला प्रश्न यह पूछता है कि जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग या फिर स्वर्णकाल के नाम से हम किस काल को जानते हैं, तो वह आपका होता है मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा काल, तो वह होता है आपका भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, इस मुद्दे पर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई और इस पर भी मैं बताऊँगा। जैसे अगर आपसे इतिहास में पूछे तो इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा है, इतिहास का जो स्वर्णकाल है मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो है गुप्त काल जो होता है, गुप्त काल, इसको इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब थोड़ा हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन अर्थात भक्ति काल के बारे में, मध्यकालीन हिंदी काव्य के बारे में। आदिकाल में होता यही मेरे प्यारे दोस्तों, आदिकाल की मैं बात करूं तो आदिकाल में क्या होता था, एक मिनट सुन लीजिए, बस ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट मैं नहीं दूंगा। आदिकाल में होता या था, बड़ी गंभीरता सुनिएगा। आदिकाल जो है वहाँ पर जो रचनाएं होती थीं वीरतापूर्वक होती थीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में इन बातों का जिक्र किया कि लगभग जो है जो 12-15 रचनाएं मिली, 12 रचनाएं मिली, उनमें से 8 से 10 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें वीरतापूर्वक बातें लिखी जा रही थीं। जैसे कि अगर हमने अभी आपको शुरुआत में ही जो है पंक्तियों को पढ़ करके बताया कि जैसे कि जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए, मतलब जो स्त्री सुंदर होती थी या फिर जिसकी लड़की को सुंदर देखते थे उनसे ज़बरदस्ती शादी कर लेते थे। या इसी प्रकार से 12 बरस ले कुकर, मतलब 12 बरस ले कुकर जीवे और 16 रे जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे का धिक्कार, ऐसी रचनाएं लिखी जा रही थी। मतलब कि क्षत्रियों को जीने का अधिकार या फिर जीने का जो उनका मतलब होता है कितने साल तक माना जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 बरस तक कुकर जीने के लिए बताया गया कि 12 बरस तक जो है कुत्ता जीता है और 16 रे जीवे सियार मतलब 16 साल तक जो है आपका सियार जीता है। इसी प्रकार से 16 रे जीवे सियार और बरस 18 छत्री जीवे, 18 साल तक छत्री को जीना चाहिए और आगे जीवन का धिक्कार, मतलब आगे अगर वह जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। मतलब कहा गया था कि युद्ध कला के क्षेत्र में प्रवीण होते हैं क्षत्रिय, और क्षत्रिय जो होते हैं प्रवीण योद्धा भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अगर क्षत्रिय जो होते हैं अगर जो है युद्ध नहीं करते हैं तो फिर जो है क्षत्राणियाँ जो होती थी वह कहती थी कि तुम जो है चूड़ियाँ पहन के घर में बैठो। आपने आल्हा देखा होगा, आल्हा आपने पढ़ा होगा कि जो है दांत उखाड़े भंवरा नलके ते दिल्ली में करे द्वारे चार। मलखान जब जाते हैं वहाँ पर, और मलखान कहीं ना कहीं पे जब युद्ध मतलब कि एक प्रकार से वहाँ पर जाते हैं तो युद्ध मतलब कि युद्ध करने के लिए बोला था दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर। और कहा जाता है कि एक भंवरा नल नामक हाथी था तो उसका दांत उखाड़ने के लिए बोला जाता है। कहा जाता है कि जब दांत जो है भंवरा नल यानी हाथी का जब दांत आप उखाड़ देंगे तभी दिल्ली में द्वार चार मतलब की द्वार पूजा होगी। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार विवाह में एक पद्धति होती है द्वार पूजा। जैसे ही आप दूल्हा जो होता है द्वार पे पहुंचता है उसके बाद में द्वार पूजा होती है, वर वर्ण ब्राह्मण वर्ण इत्यादि वर्ण होता है और उस प्रकार से गौरी गणेश इत्यादि का पूजन होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं पे जब द्वार पूजा तब होगी, उन्होंने कहा लड़की वालों ने कि जब जो है भंवरा नल का दांत उखाड़ो, और एक खंभा था वो खंभा गाड़ा हुआ था तो उसको उखाड़ने की ऐसी बातें होती थी। तो वहाँ पर वीरतापूर्वक बातें होती थी कि मतलब कि जो है रिमझिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए। मतलब क्या होता था इसका कि भाला जो है पानी की तरह बरस रहा है। इस प्रकार की रचनाएं वहाँ पर लिखी जा रही थी उस समय वीरगाथा काल में। हालांकि यहाँ पर सारी की सारी रचनाएं जो होती थी कहीं ना कहीं पे ज़्यादा अतिशयोक्ति यहाँ पर विद्यमान है मेरे प्यारे दोस्तों। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर देखते हैं कि यक्का मारे दुई गिर जावे तीसरा खौफ खाए मर जाए। मतलब कि एक को मारते थे, दूसरा एक को मारा दूसरा गिर गया और तीसरा जो है देख करके ही मतलब एकदम खौफ खाए भाग गया तुरंत। तो ऐसे देखते नहीं साउथ की मूवी में, तो ठीक उसी प्रकार से आदिकालीन काव्य होता था साउथ की मूवी। तो यहाँ से जनरली वैसे जो है बीसल देव रासो जो है खुमान रासो दलपत विजय तमाम सारी ऐसी रचनाएं लिखी जाती है। आलखंड जगनिक परमाल रासो ऐसी रचनाएं आपकी हो रही थी। ठीक, तो वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में वैसे जो है क्षीण मात्रा में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ भक्ति काल की तो मुख्य फोकस मेरा अभी का शुरू करेंगे मध्यकालीन हिंदी काव्य में भक्ति काल और रीति काल।
वैसे मध्यकालीन हिंदी काव्य जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मध्यकालीन हिंदी काव्य है यह कहीं ना कहीं पे आपका जो है शुरुआत इसकी होती है मेरे प्यारे दोस्तों विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य से होती है और 19वीं शताब्दी के मध्य तक जाती है। और कहीं ना कहीं विक्रम की शताब्दी यहाँ पूछा गया है। एक मुद्दा यहाँ पर आपको यह समझना होगा, विक्रम की शताब्दी, और आपको बड़ा ही डाउट होता होगा विक्रम शताब्दी, तो विक्रम शताब्दी क्या होती है और जो ईसवी का सन होता है, जो ईसवी आपका सन होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, इसको समझ लीजिए। तो आपको जो है रामचंद्र शुक्ला जी ने सारी की सारी बातों को विक्रम शताब्दी में लिखा है, विक्रम संवत में लिखा है, ये संवत में होता है। और साथ ही साथ यह जो है सन जो इसे लिखा रहता है कि सन 1938, तो यहाँ पर ईसवी लिखा है। अगर यहीं पर लिखा होगा जो है आपका संवत लिखा है, मान लेते हैं 1350, संवत 1350 ईसवी लिखा है, तो विक्रम के जो है ईसवी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर विक्रमी लिखा जाएगा। अब यहाँ पर विक्रमी क्यों लिखा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी समझ लीजिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अब यहाँ पर समझिएगा जो विक्रम संवत होता है, अब इसी को हम यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास करेंगे। इसी से हम जो है 1350 हमने यहाँ पर क्यों लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, 1350 इसीलिए लिखा क्योंकि यहीं से जो है आपका शुरुआत होता है, कौन, यहीं से शुरुआत होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है किसकी, तो आपका जो है मध्यकाल की। तो मध्यकाल की शुरुआत कहाँ से होती है हिंदी में, 1350 विक्रमी से, शुक्ला जी के अनुसार। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको सन में देखना है आपको कि सन कैसे होगा। विक्रमी से का मतलब होता है विक्रमादित्य, क्या, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम पर जो है विक्रम संवत चला, यानी अर्थात उनके जन्म से जो है इस प्रकार का कैलेंडर छपा तो यह चलने लगा। और जो यहाँ पर ईसवी का सन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, या ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया गया, उसके पीछे को हम बिफोर क्राइस्ट अर्थात बीसी कहते हैं। ये देखिए बीसी मतलब कि ईसा पूर्व, और एडी हम कहते हैं जो है इसको, एडी किसको कहते हैं, ईसवी को। और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब कि आफ्टर जो है डेथ, तो उनके जो है मरने के बाद, हाँ, तो एक प्रकार से आफ्टर डेथ नहीं है, हालांकि यह एनो डोमिनी इसको बोलते हैं, ठीक, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट, यह दो चीज़ें होती, मतलब इसको ईसवी बोलते हैं हिंदी में, और इसको हम ईसा, मतलब ऐसे लिखा रहता है ईसा पूर्व बोलते हैं। ओके, ध्यान, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के बाद को ऐसे लिखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद को ऐसे लिखेंगे ईसवी सन में। और विक्रम के जन्म के जो है पहले को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब कि जन्म के बाद वाले को ऐसे लिखते हैं, और इसके पहले को हम जो है मतलब विक्रमी पूर्व लिखेंगे। हालांकि वैसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर ईसा पूर्व की बात ही नहीं होगी हिंदी साहित्य में। लेकिन अगर कहीं पर मतलब बात ही नहीं होगी, क्या कहीं पर बात होने की क्या बात है। चले, तो इसको हम कैसे बदलते हैं, जैसे कि मान लेते 1350 कहीं पर लिखा है, अब इसको आप विक्रम जो है उस संबंध में कैसे, सन में कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें से 1350 में जनरली आपको क्या घटाना है, 57 लेस कर देना है। जब भी आपको विक्रम की जो है शताब्दी मिले, विक्रम का संवत मिले मेरे प्यार दोस्तों, उनमें से केवल क्या घटाना है आपको, उसमें से केवल आपको 57 लेस कर देना है। और जब आप 57 लेस कर देंगे मेरे प्यार दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा क्या, ईसवी सन मिल जाएगा। आइए 57 घटाते हैं, यहाँ से एक उधार लिया, यहाँ पर हुआ 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर बचा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बचा 4, यहाँ से एक उधार लिया, यहाँ हुई 14, 14, 9, 5, 14, यहाँ पर बचा 9, और यहाँ पर क्या मेरे प्यारे दोस्तों क्या बचा, 3 था, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अर्थात 1293 ईस्वी जो है लगभग आपकी आ जाती है यह जो है सन। तो सन जो है 1293 ईस्वी से कहीं ना कहीं पे विद्वानों ने माना कि जो है यहीं से मध्यकाल की शुरुआत होती है। और कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों यह चलती कहाँ तक है, और जब यहाँ से चलती तो विद्वानों ने बताया जो विक्रम की शताब्दी यहाँ से 1350 से शुरुआत होती है मध्यकाल की, और कहाँ तक जाता है मध्यकाल, लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के बैठेगा बड़ी आसानी से। और ये जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 19वीं शताब्दी के मध्य तक। अब 19वीं शताब्दी का मध्य मतलब होता है 1850, कहाँ तक होता है, 1850 होता है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो 1850 तक कहीं ना कहीं पे आपका यह जाता है। अब 1850 अगर मैं बात करूं इसमें से, तो इसमें से कहीं ना कहीं पे या ईस्वी में मान लीजिए, तो ईस्वी में ही इसको मान लीजिए 1850 ईस्वी तक ही जो है यह होता है। अब इसमें से 57 लेस कर देंगे तो वह विक्रम की निकल आएगा, मतलब 57 इसमें जोड़ दीजिए तो यह किसका निकल आएगा, या ईस्वी है, इसमें से मतलब इसमें से घटाते थे तो निकलता था। अब इसमें अगर हम 57 जोड़ देंगे तो आपका विक्रम का संबंध निकल आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मध्यकाल की जो शुरुआत, अब यहाँ पर देखिए ईस्वी इसको नहीं लिख सकते, 1 मिनट रुकिएगा।
1850 मतलब 1300 संवत 1350 से विक्रमी से लेकर के संवत 1850 विक्रमी तक क्या हुआ है, यह चलता रहा मेरे प्यारे दोस्तों कौन, मध्यकाल। अब इसमें से हम 57 अगर लेस कर देते हैं, 57 लेस करिए यहाँ पर, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बचता है आपका, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर हुआ 4, यहाँ से है 14, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पर लगभग जो है मेरे प्यारे दोस्तों वही 1793। तो कहीं ना कहीं पे यह ईस्वी में निकलता है, लेकिन संवत में जो है किसने बताया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने बताया है संवत में। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे संवत जो है ये आएगा यहाँ पर, लेकिन ईस्वी का सन देखेंगे तो ये आएगा लगभग। तो मध्यकाल कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1293 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक लगभग चलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ईस्वी में विद्वानों ने कहाँ माना, विद्वानों ने माना कहाँ तक है, तो विद्वानों की मैं बात करूँ तो ये तो था थोड़ा बहुत, मतलब कि इसमें डिबेट है इस वाले में। लेकिन अगर आपको जनरली लिखना पड़ा कहीं पर, एग्जाम में मिलेगा कैसे, तो वहाँ पर आपको मध्यकाल से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा सीधा मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न यह पूछा जाएगा कि भक्ति काल का समय क्या है और भी जो है इसका समय काल क्या है, इसको देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो भक्ति काल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर आप बोल सकते हैं, जैसे मान लेते पहला हिंदी साहित्य में जब आप पढ़ते हैं तो पहला काल क्या पढ़ते हैं आप, आदि काल पढ़ते हैं, और आदि काल को एक नाम दिया जो है वीरगाथा काल। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वीरगाथा काल जो नाम था यह किसने दिया था, तो वीरगाथा काल जो नाम था मेरे प्यारे दोस्तों यह रामचंद्र शुक्ला जी ने दिया था। किसने दिया था, रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था इस नाम को। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और यहाँ पर दूसरा जो काल आता है आपका वह होता है क्या, भक्ति काल मेरे प्यारे दोस्तों। और भक्ति काल को जो है कहीं ना कहीं पे भक्ति काल को क्या कहा जाता था, मध्यकाल कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। तो आदि काल इसी मतलब वीरगाथा काल यह एक प्रकार से इसमें आएगा नाम मात्र में, तो यहाँ वैज्ञानिकता पर आधारित है। तो भक्ति काल यहाँ पर मतलब मध्यकाल को दो भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं, भक्ति काल और रीति काल। ओके, ध्यान रखेंगे। या फिर हम भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं, यहाँ पर भक्ति काल इधर लिखिएगा, क्योंकि भक्ति काल जो नाम दिया था कहीं ना कहीं पे शुक्ला जी ने दिया था। भक्ति काल यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर आप रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों पूर्व मध्य काल। क्या, पूर्व मध्य काल। और तीसरा जो आपका होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा होगा आपका उत्तर मध्य काल। क्या, उत्तर मध्य काल। अब उत्तर मध्य काल में जो रचनाएं होती थी वह रीतियों के बद्ध होकर तो होती थी, इसीलिए इसको हम एक नाम से जानते हैं, वह नाम है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, रीति काल। क्या नाम है इसका, रीति काल। ये सारे के सारे नाम शुक्ला जी के दिए हुए हैं और विभिन्न विद्वानों ने भी कहीं ना कहीं माना है। और चौथा जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल। क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं आप। तो कालखंड के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे जो है हिंदी साहित्य का विभाजन है। अगर हम बात करें वैज्ञानिकता पर आधारित तो उसकी जो है रीतियों के हिसाब से या फिर उस समाज में कैसी चीज़ें हो रही थी उसमें इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो आधुनिक काल को आप क्या कहते हैं, गद्य काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें गद्य रचनाएं होना प्रारंभ शुरू हो गई थी, तो गद्य काल के नाम से हम इसको जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यह नाम भी आचार्य शुक्ला जी का ही है। और कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, मैं स्याही यहाँ पर डाल दूँ मार्कर में, स्याही की यहाँ पर थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट।